नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कपिल भार्गव आज उपस्थित हूं आपके समक्ष एक ज्वलंत विषय लेकर। और विषय है नवीन शिक्षा नीति 2020 का जो प्रारूप है उसके संदर्भ में आज मैं बात करूंगा। और उसके साथ ही साथ उस शिक्षा नीति के जो विकास है या उसको लाने के पीछे की भी जो बातें हैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। उससे पहले मैं सबसे आपसे यह बताना चाहता हूँ कि ये जो नवीन शिक्षा नीति का प्रारूप हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, निश्चित ही बहुत ही स्वागत योग्य है। और सभी स्तरों पर इसमें जो परिवर्तन लाया जा रहा है, निश्चित ही एक बहुत ही चिंतन और अनुसंधान के बाद इस परिवर्तन को लाया जा रहा है। चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, विद्यालयीन स्तर हो, महाविद्यालयीन या विश्वविद्यालयीन स्तर हो, सभी स्तरों पर नवीन शिक्षा नीति एक नूतन विषयों को उपस्थापित करके और नूतन शैक्षणिक शैली को लेकर हमारे समक्ष उपस्थित है। अब चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं एक वीडियो का यहाँ पर उदाहरण दूंगा। अक्टूबर 2019 में भारत के एक बहुत ही विख्यात हैं, खासकर यंगर्स में जो यूथ है भारत का, उसमें महेश माहेश्वरी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने अपने एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अक्टूबर 2019 में बच्चों के साथ परिचर्चा की। और उस परिचर्चा में क्या विषय विद्यालयीन स्तर पर रखे जाएं, उस पर छात्रों के से मत लिए और उस पर अपनी टिप्पणियां भी। तो सबसे पहले मैं एक बात यह कहूँगा कि जब हम इतने बड़े देश की शिक्षा नीति के विषय में या शैक्षणिक विषय में चर्चा करें तो हमें उन चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए और उनको तथ्यों को जानकर ही हमें उस विषय पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना चाहिए। यह एक जो जिम्मेदार भारतीय है या जिम्मेदार देश का नागरिक है वह जरूर कहेगा। अब इसमें मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति भारत की शिक्षा नीति के विषय में कुछ भी नहीं बोल सकता, यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक मत है, वह प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन यहाँ तथ्यों को कहाँ तक नकारा गया है महोदय के द्वारा, उसकी मैं बात करूँगा। पहले थोड़ी शिक्षा नीति के बारे में हम चर्चा कर लें। जो नवीन शिक्षा नीति का प्रारूप हमें 29 जुलाई 2020 को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, पूरे भारत देश के समक्ष। तो वह यह है कि पहले जो शिक्षा की पद्धति थी 10+2 से थी और अब 5+3+3+4 इस प्रकार से शिक्षा का जो ढांचा है वो गढ़ा गया है एज को लेकर या आयु के अनुसार। बड़ा ही उत्तम है। उसकी विस्तृत बृहद चर्चा अगर हम करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा ताना बाना शिक्षा के लिए बुना जा रहा है। उसमें स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों की मातृभाषा में उनकी प्राथमिक शिक्षा हो उस पर भी जोर दिया जा रहा है, और भी नए विषयों को समायोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय स्तरों पर अगर हम देखें तो एमफिल जो हम बीच में करते थे उसको लगभग समाप्त ही किया जा रहा है। तो एक अच्छा संकेत हमें शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है, यह बात है। और भारतीय भाषाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। यह भी एक बहुत अच्छा मुद्दा शिक्षा नीति में है। बच्चों की कौशल विकास, बच्चों के जो खुद के विषय जो वो चुनना चाहते हैं उस पर भी बल दिया जा रहा है, बहुत ही स्वागत योग्य। अब चर्चा हम पुनः वहीं पर ले चलते हैं। माहेश्वरी जी ने जो यूट्यूब वीडियो के माध्यम से किया, छात्रों के मत लिए, अच्छी बात है। छात्रों से न केवल उन्होंने लिए, भारत की जो नई शिक्षा नीति का सुगठन हुआ है उस शिक्षा नीति के प्रस्ताव को लाने से पहले संपूर्ण भारत में एक सर्वे कराया गया, बहुत बड़े स्तर पर, वो चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर हो, सांस्थानिक स्तरों पर हो या राज्यों के स्तरों पर हो अथवा पंचायत तक वो सर्वे कराया गया। तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिक के बीच से ही शिक्षा की पद्धति लाई गई। वो तो उनका एक वीडियो है, उससे लाया हूँ मैं विषय। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा अंदर जाने से पहले सीधा कहूँगा कि महेश माहेश्वरी जो व्यक्ति हैं, उन्होंने भारत की शिक्षा पद्धति में पढ़कर, अगर वो कहीं विदेश में भी पढ़े हों तो वो मुझे ज्ञात नहीं है, यहीं पर अध्ययन करके इतना कम से कम भारत से हिंदी तो ली है उन्होंने, अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छे से विषय को रखते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, स्पीकर हैं
और लाखों लोग उनके यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं और जहाँ भी बोलने जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा वो कमाते होंगे। लेकिन बात यह है कि जब आप भारत जैसे देश की शैक्षणिक पद्धति पर बात करेंगे, शिक्षा नीति पर बात करेंगे, तब हमें अपना स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन प्रॉपर ढंग से करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि हम शिक्षा के बहुत सारे ऐसे विषय हैं विद्यालयीन स्तरों पर जिन्हें होना ही नहीं चाहिए। पहला उदाहरण उन्होंने लिया इतिहास विषय। क्या इतिहास पढ़ाना चाहिए? और सब बच्चों का, क्योंकि एक शिक्षक समझ सकता है कि बच्चों को सबसे अच्छा विषय विद्यालयीन स्तर पर खेल लगता है और हर बच्चे को लगता है, यह उसकी का मनोविश्लेषणात्मक चिंतन है, साइकोमेट्रिक थिंकिंग है उसकी, हर बच्चे को लगेगा, उसकी उम्र ऐसी है, उसका जो जिस पड़ाव में वो चल रहा है तो उसे लगेगा। और रही बात खेल को करियर के रूप में अपने स्वयं के व्यक्तित्व में जब चुनने की बात आती है तो एक छात्र चुनता है और उसके चुनने हेतु बहुत सारी संभावनाएं भारतीय शिक्षा नीति के प्रारूप 2020 में दी गई। सभी विषयों में, न केवल खेल हो, और भी स्किल डेवलपमेंट के जो विषय हैं उन सारे विषयों में छात्र अपने विकास हेतु जुड़ सकता है। तो वहाँ पर उन्होंने इतिहास का विषय रखा और पूछा क्या इतिहास को हटा देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने कहा हाँ, इतिहास को हटा देना चाहिए। ठीक है, बच्चों का चिंतन जो है, लेकिन जब इतना एक व्यक्ति जो कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित कर रहा है, वहाँ पर बैठे हुए छात्र बहुत बड़ी संख्या में हैं और उनसे यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से जुड़े हुए लोग लाखों की संख्या में। जब लाखों की संख्या में हम अपनी बात पहुँचाते हैं तो हमें अपना स्वाध्याय या अपना अध्ययन सही ढंग से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास को हटा देना चाहिए, स्क्रिप्ट कर देना चाहिए और तो कर देना चाहिए, इस तरह की बातें। तो क्या आप मानते हैं कि इतिहास जैसा विषय हमें पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए? इतिहास, न केवल इतिहास बल्कि मानविकी जो स्कूल्स हैं, मानविकी जिनको हम कहते हैं, मानविकी के जो विषय होते हैं, उन विषयों को अगर हम न केवल इतिहास, किसी भी विषय को अगर अध्ययन से जोड़ेंगे तो उससे न केवल छात्र की नॉलेज में इजाफा होता है, बढ़त होती है, बल्कि उसकी तथ्यपरक चिंतन में भी विकास होता है। आज भारत की बहुत बड़ी जो एग्जाम्स हैं उनमें इतिहास का बहुत योगदान है, तो उस पर भी मैं बहुत नहीं जाऊंगा। केवल छात्र के विकास की बात उन्होंने कही। छात्र के विकास हेतु इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है। आपको करेक्ट होना चाहिए था और किसी भी विषय को एकदम से नकारना भी नहीं चाहिए कि ये शिक्षा में होना ही नहीं चाहिए। दूसरा विषय यह है कि भाषाओं में कौन सी भाषा को पढ़ना चाहिए। आपने विशेष रूप से संस्कृत भाषा को शिक्षण से हटाने की बात कही। क्या जरूरत है? हमने किसी पेरेंट्स को संस्कृत में बात करते हुए देखा है? पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत में आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग संस्कृत जानने वाले हैं। आप अपना होमवर्क सही करिए। और दूसरा, न केवल संस्कृत भाषा की बात है। जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो हम किसी एक भाषा की बात नहीं करते। संस्कृत को अगर आपने थोड़ा भी समझा होता तो संस्कृत एक केवल भाषा नहीं है, अपितु ज्ञान का पूरा स्रोत है। और उस स्रोत को आपने चुटकियों में नकार दिया और अपनी उस लचीली शैली में छात्रों के समक्ष, पूरे देश के समक्ष उसको नकार दिया। तो इस बात को आप करेक्ट करें। और अब तो खैर नवीन शिक्षा नीति में संस्कृत को विशेष बल दिया गया है। अभी तक जिसे हम एक विषय के रूप में नहीं ले सकते थे 12वीं में 11वीं में, अलग से चुनने का जो वो नहीं था, उसको मूल विषय में भी जोड़ दिया गया है। संस्कृत को अभी तक मूल विषय में नहीं थी। तो आपकी बात शायद रिवर्स में कारगर हुई संस्कृत विषय के लिए। और यहाँ एक चीज़ और आप जान लें कि जब भाषा की बात आती है, बहुत बड़े बड़े क्लब भारत में चलते हैं विदेशी पृष्ठभूमि के, जिसमें अंग्रेजी को सिखाने के लिए आपको, अगर अंग्रेजी की बात बहुत अच्छी कही आपने कि अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं ऑक्सीजन मिले ना मिले उससे काम चलेगा नहीं चलेगा, अंग्रेजी से आपका जरूर काम चलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिन देशों की यह भाषा है,
चाहे वो अंग्रेजी हो, तो उसके उन देशों के जो अपनी भाषा को बढ़ाना चाहते हैं उन्होंने यहाँ पर क्लब स्थापित किए हैं, चाहे वो मैक्स मूलर क्लब हो अथवा फ्रेंच को सिखाने के लिए गथीज नाम से एक क्लब भारत में चलाया जा रहा है, या उसका नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। इस तरह के क्लब विदेश से आए हुए पैसों से विदेश के लोग अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को दूसरे देश में सिखाने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च करके इन्वेस्ट करके सिखाते हैं। तो थोड़ी सी अपनी आंखें खोलिए। हम संस्कृत को या भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसमें संस्कृत को पढ़ाना एक बहुत ही, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इतिहास हो या अन्य मानविकीय विषय हो, उनको पढ़ाना भारत को समझना है, भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना है। आप इस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं, आप मोटिवेशनल थिंकिंग बन के बहुत सारा थिंकर बन के बहुत सारे लोगों को लुभा सकते हैं, लेकिन तथ्यपरक बात कीजिए और तथ्यों से अपने आप को जोड़िए। जब आप किसी देश की, भारत जैसे देश की शिक्षा पद्धति से आपका सामना हो, भारत में शिक्षा पद्धति का बहुत ही लचीला ढांचा बनाया गया है। कभी अन्य राष्ट्रों के बारे में भी सोचिए, चाइना, उसने कितना रिजिड अपना सिस्टम बनाया है, भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है उसने, यहाँ तक कि अंग्रेजी को हावी नहीं होने दिया। जापान, जर्मनी, इन देशों से कुछ तो सीखिए। हम अपने राष्ट्र की भाषा और ऐसी भाषा जो न केवल सभी भाषाओं की को पालने वाली है, जननी हिंदी की है, सीधे हम जानते हैं कि हिंदी सीधी संस्कृत से निकली हुई भाषा है, और सभी भारतीय भाषाओं को अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो, जब भाषा परिवार का सुगठन किया गया तो भारतीय भाषा में यूरोप की भाषाएं भी रखी गई। तो इन तथ्यों को जानिए और अपनी आने वाली जनरेशन के पास अच्छा संदेश भेजिए। आपने बहुत अच्छा अपना नाम कमाया है, जिस भी शिक्षा पद्धति से पढ़े हो आप, अमेरिका से, जापान से, जहाँ से भी पढ़े हो मुझे नहीं मालूम, लगते तो भारत से ही पढ़े हो, और इतना बड़ा अपना नाम और अपना मोटिवेशनल थिंकर आपने कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। आप करिए, लोगों को मोटिवेट करिए, लोगों को जीवन में कुछ आगे करने के लिए आप प्रेरित करिए, लेकिन वह काम मत करिए कि जिस डाली पर बैठे हो उसी को बैठकर काट रहे हो। यह कार्य आप बिल्कुल ना करें। बहुत ही आपको जब आपके इतने बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हो जाते हैं, तब आपका एक शब्द इतने बड़े जनमानस के ऊपर प्रभाव डालता है। और जब हम शिक्षा पद्धति की बात करें और इतने हल्केपन से, चुटकुलों से और कुछ भी बोल रहे हैं उससे आप बात कहेंगे, तो वह एक ऐसा प्रभाव नौनिहालों पर, हमारे छात्रों पर डालेगा कि जो ठीक नहीं है। तो आप जब भी खासकर शिक्षा पद्धति के विषय में बात करें तो अपना होमवर्क अच्छे से करें, भारतीय शिक्षा की जो परंपरा है उसके बारे में जानें, और भारतीय शिक्षा में भारतीय विषयों का क्या मूल्य है उसके बारे में समझें। हाँ, आप कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन होता है, हम कुछ इतिहास का विषय है या संस्कृत भाषा है या अन्य भाषाएं हैं, तो उनको रुचिकर बनाने के लिए हम क्या कर सकें, और अच्छी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, उनमें क्या चीज़ें हैं जो आपको जीवन में सिखाती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो जिससे आप जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। इस तरह के आप विचार करें तो स्वागत ही होगी, परंतु इस तरह के भ्रम पैदा करें छात्रों के समक्ष, लाखों जनता के समक्ष, तो वह सही संदेश नहीं देता है। भारतीय शिक्षा नीति ने अपना परिवर्तन कर लिया है और संस्कृत भाषा को और सभी मानवीय विषयों को एक विशिष्ट स्थान भी दिया है, और आगे भी हमारे जो छात्र हैं वो इन तथ्यों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और खासकर यह भी समझ रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा की क्या विशेषता है, उसमें संस्कृत भाषा का कितना योगदान है, यह सारी बातें समझ रहे हैं। आपने कहा कि अंग्रेजी वैश्विक भाषा है, कौन नहीं जानता? क्या जर्मनी वाले नहीं जानते? क्या चाइना वाले नहीं जानते? या जापान वाले नहीं जानते जो अपनी भाषा में काम कर रहे हैं? क्यों वो उतना सक्सेस है?
क्यों आप अपनी भाषा और अपनी संस्कृति और अपनी ही चीज़ों को इस तरह से ठुकरा देते हो? आखिर कौन से ऐसे बीज बपन आपके दिमाग में हो गए हैं कि हम अपनी ही बातों को बड़े ही हास्यास्पद तरीके से नकार रहे हैं? तो भाई आपको बहुत ज़्यादा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है माहेश्वरी जी। और दूसरा, मैं भारतीय शिक्षा नीति का जो प्रारूप है उसके लिए साधुवाद कहूँगा, धन्यवाद दूंगा जो भी इसके सुगठन में इन्होंने योगदान दिया है, शिक्षा नीति में को सुधारने के लिए जिन्होंने भी कार्य किया है। और छात्रों को भी विशेष रूप से यह कहूँगा कि आप ही इस देश का भविष्य हो और आप ही इस देश का वह हिस्सा हो जिससे यह देश जाना जाए। और उसको जानने के लिए हमें अपनी भाषाओं पर विशेष बल देना चाहिए। इतना ही कहूँगा कि बहुत सारे देश हैं जिनमें संस्कृत भाषा पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है, वहाँ के लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, और जब वह संख्या हमारे ही देश में नहीं होगी, हमारे यहाँ के लोग नहीं जानेंगे, तो बड़े ही चिंता का विषय होगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूँगा। एक एरोप्लेन में ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से उड़कर 2 प्रोफेसर भारत के आ रहे थे, भारत लौटकर, और उसमें एक अमेरिका के प्रोफेसर भी थे या वहाँ के नागरिक रहेंगे। वो दोनों लोग बहुत देर से अंग्रेजी में बात कर रहे थे, भारतीय लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। बात करते आए, फिर बहुत देर बाद उस अमेरिका के व्यक्ति ने कहा, या वो प्रोफेसर थे जिन्होंने कहा कि आप दोनों भारत से हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप दोनों भारत से हैं तो आप दोनों अपनी भाषा हिंदी या संस्कृत या अन्य भाषाओं में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? खासकर हिंदी में आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्या आप झिझकते हैं? आप दोनों को भाषा आती नहीं? तो बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। और जब कोई विदेशी हमारी भाषा या ज्ञान का स्रोत लेता है, पढ़ता है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ता है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से जानता है। हमें भी जानने की ज़रूरत है, हमारे खासकर छात्रों को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। तो यही संदेश है। और इस तरह की जब भी आप कोई खासकर यूट्यूब पर कोई चैनल पर कोई वीडियो डालें, अथवा इस तरह की शिक्षा नीति या भारतीय विषयों के संबंध में कोई बात करें, तो पहले अपना होमवर्क या अपनी अभिवृत्ति एटीट्यूड ठीक करें, उसके बाद ही आप बोलें। और इतने हल्के से इस विषय को न बोलें, यही गुजारिश है। और सभी को आपको धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और मैं